JRS ट्यूटोरियल्स की हमारी टेस्ट सीरीज़ का आज हम 7th टेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां बॉटनी का सिलेबस था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 92। यहां पर बच्चों हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं और सारे स्टेटमेंट NCERT की समरी से लिए गए हैं। आपको बार बार कहा जाता है कि NCERT की समरी भी ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर ई स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये कह रहा है कि लिंकेज मैप क्रोमोसोम्स पर जीन का अरेंजमेंट रिप्रेजेंट नहीं करते, जबकि ये बात गलत है। वो रिप्रेजेंट करते हैं। लिंकेज स्टडीज़ की मदद से ही क्रोमोसोम पर जीन्स किस ऑर्डर में प्रेजेंट हैं, उनकी रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, ये मैप तैयार किया जाता है और बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर है सेकेंड। मेंडल ने फैक्टर्स की बात बताई थी और वो पेयर्स में होते हैं, तो ये सही है। सारे कैरेक्टर डोमिनेंस शो नहीं करते, जैसे हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा है, को डोमिनेंस पढ़ा है। मेंडल के लॉज को ही बाद में सटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी के फॉर्म में बताया, यानी कि जो उन्होंने मेंडल ने फैक्टर की बात बताई थी, बाद में देखा गया कि फैक्टर जैसा बिहेवियर ही कौन दिखाता है, क्रोमोसोम्स। और ये भी हमने पढ़ा है कि जो जीन्स पास पास होते हैं, क्लोजली लिंक्ड होते हैं, उनके साथ में इनहेरिट होने की टेंडेंसी होती है और जो दूर दूर होते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकते हैं। तो सेकेंड आंसर यहाँ पर होना चाहिए। 92 मैच करना है साइंटिस्ट को उनके कंट्रीब्यूशन के साथ और ये बहुत आसान है, इसका आंसर है फर्स्ट। 93 दोनों स्टेटमेंट NCERT से लिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट है। NCERT कह रही है कि कोई P का प्लांट जो कैपिटल T स्मॉल t है, ये क्या है, एक हेट्रोजाइगस प्लांट है और हेट्रोजाइगस है फॉर वन कैरेक्टर दैट इज हाइट, इसलिए NCERT इस प्लांट को मोनोहाइब्रिड कह रही है। और ये मोनोहाइब्रिड प्लांट बना कैसे है, ये किसके क्रॉस से बना है, कैपिटल T, इसका क्रॉस कर रहे हैं स्मॉल t के साथ। तो NCERT कह रही है कि ये मोनोहाइब्रिड है और क्रॉस जो इस मोनोहाइब्रिड को प्रोड्यूस करता है उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 94 मल्टीपल एलेलिज्म हमको क्या सिर्फ पॉपुलेशन में मिलेगा? हाँ। और इसका कारण क्या है? क्योंकि एक इंडिविजुअल के पास तो दो ही अलील हो सकते हैं, तो दो से ज़्यादा अलील अगर आपको देखने हैं तो आपको पॉपुलेशन के कई इंडिविजुअल्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो दोनों बातें भी सही हैं और ये करेक्ट रीज़न भी है। 95 इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कितने फीचर्स जुड़े हुए हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन क्या दोनों पेरेंट्स से रिजेंबल करती है? नहीं। हमने पढ़ा था रेड फ्लावर, वाइट फ्लावर स्नैपड्रैगन का, उनके क्रॉस से क्या मिलता था, हमें पिंक फ्लावर मिलते थे। तो किसी भी पेरेंट से रिजेंबल नहीं करता। जीनोटिपिक रेशियो क्या सेम होते हैं जैसे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिले थे? मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:1। और यही रेशियो हमने देखा, यही रेशियो कहाँ मिलता है, यही रेशियो हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी 1:1 मिलता है। सीड कलर इन स्नैपड्रैगन, क्या ये स्टडी किया गया था? नहीं। फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। ABO ब्लड ग्रुप में इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिलता है? नहीं। यहाँ पर को डोमिनेंस मिलता है, मल्टीपल एलेलिज्म मिलता है और ट्रू डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो ये डी स्टेटमेंट भी गलत हो गया। वन अलील इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर अदर अलील, हाँ ये बात सही है, यानी दो फीचर सही हैं, E और B। तो इसका आंसर होना चाहिए सेकंड। आगे बढ़ते हैं। 96 मॉडिफाइड अलील को अनमॉडिफाइड अलील के इक्विवेलेंट अगर हम कह रहे हैं, मॉडिफाइड अलील इसका मतलब सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा है, NCERT की बात है। क्वेश्चन नंबर 97 किसी स्कूल में जहां बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं एक IQ टेस्ट लिया गया और आपको बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ह्यूमन इंटेलिजेंस एक कैसा ट्रेट है, पॉलीजेनिक ट्रेट। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस IQ लेवल का ग्राफ बनाया जाएगा तो ये ग्राफ कैसा आएगा? हमने पढ़ा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ग्राफ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो बच्चे एकदम हाई IQ वाले हैं वो भी बच्चे बहुत कम होंगे, जो बिल्कुल लो IQ वाले बच्चे हैं वो भी बहुत कम होंगे, और सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से होंगे, जिनका IQ एवरेज है। तो ये कैसा ग्राफ दिखाई पड़ेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलीजेनिक ट्रेट शो करने वाले कैरेक्टर ऐसा ही ग्राफ दिखाते हैं। 98 दो स्टेटमेंट लिए गए हैं।
बर्ड्स में क्रोमोसोम कंपोजिशन ऑफ एग डिटरमाइंस द सेक्स, जेंडर डिसाइड करता है। हाँ, क्यों? और फीमेल बर्ड्स हेट्रोगैमेटिक होती हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपने सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक पढ़ा है। बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटिक होंगी और मेल होमोगैमेटिक होंगे। तो जो हेट्रोगैमेटिक होता है ऑफस्प्रिंग का जेंडर, वही पेरेंट डिसाइड करता है। तो फर्स्ट आंसर 99। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियोज इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस बहुत सिंपल है। जीनोटिपिक होता है 1:1 और फिनोटिपिक 3:1। पर्सन हैविंग जीनोटाइप IA IB शोज द ब्लड ग्रुप एज AB। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये दोनों अलील इक्वली डोमिनेंट होते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। If a cross between two individual produces offsprings with 50% dominant character and 50% recessive character, तो पेरेंट्स का आपको बताना है जीनोटाइप। तो बच्चों ऐसा टेस्ट क्रॉस में हमने पढ़ा था और यहाँ देखिए आप ये जब क्रॉस करोगे तो आप देखोगे 50% डोमिनेंट रेट वाले होंगे, 50% रेसेसिव वाले, बाकी किसी में ऐसा नहीं होगा। इसका क्रॉस करके देख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे क्या गैमेट बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। और दूसरा पेरेंट जो है इससे सिर्फ एक तरह का गैमेट बनेगा, स्मॉल ए। तो आप देखोगे ये जब आप क्रॉस करोगे तो पनेट स्क्वायर में आपको एक इंडिविजुअल मिलेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरा इंडिविजुअल स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये वाला होगा डोमिनेंट, ये वाला रेसेसिव। 50% डोमिनेंट 50% रेसेसिव, तो इसका आंसर सेकंड होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन 102। आपको एक टॉल और एक डॉर्फ पी प्लांट दिया गया है। तो डॉर्फ पी प्लांट है तो आप आंख बंद करके उसका जीनोटाइप बता सकते हो, क्या होगा? स्मॉल टी। लेकिन टॉल प्लांट का जीनोटाइप पता नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैसे पता कर सकते हो? तो हमने पढ़ा है टेस्ट क्रॉस से पता किया जा सकता है। और इसमें एक ऑप्शन और सही है, सेल्फिंग। मान लीजिए कि आपका टॉल प्लांट कैपिटल टी है, तो इसकी सेल्फिंग करने से आपको सारे प्लांट कैसे मिलेंगे? टॉल। और अगर आपका टॉल प्लांट हेट्रोजाइगस है तो जब आप इसकी सेल्फिंग करोगे तब आपको कैसे मिलेंगे? आपको टॉल भी मिलेंगे और डॉर्फ भी मिलेंगे। यानी कि सेल्फिंग टॉल प्लांट की करने से भी आपको टॉल का जीनोटाइप पता चल जाएगा और टेस्ट क्रॉस से भी। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, ये करेक्ट है। 103 देखते हैं। कौन सा ऑब्जर्वेशन मेंडल ने जो गार्डन पीस के लिए बातें बताई थी उसमें से नहीं है? तो मेंडल ने क्या ये बताया था कि रेसेसिव वाला फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है? नहीं, ये बात मेंडल ने नहीं बताई थी। डोमिनेंट को कहा था कि एक्सप्रेस करता है। तो ये स्टेटमेंट इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। What is the ratio of round green and wrinkled yellow seed in F2 generation of Mendelian dihybrid cross? तो बहुत ही आसान है बच्चों, आपको F2 जनरेशन का रेशियो याद है 9, 3, 3, 1। जहाँ पर 9 क्या था? राउंड और येलो था। ये 1 क्या था? ये था रिंकल्ड और ग्रीन। और ये 3 क्या थे? राउंड और ग्रीन। और ये 3 क्या थे? रिंकल्ड और येलो। तो आपसे राउंड और ग्रीन और रिंकल्ड और येलो का रेशियो पूछा जा रहा है, तो 3:3 को क्या लिख सकते हैं? 1:1। आगे देखिए 105। दो नॉर्मल पेरेंट्स हैं और पूछ रहा है कि उनके मेल चाइल्ड का कलर ब्लाइंड होने का चांस क्या है? कब मेल चाइल्ड कलर ब्लाइंड हो सकता है? तो मेल चाइल्ड कलर ब्लाइंड हो सकता है। ये कैसी कलर ब्लाइंडनेस, कैसा इनहेरिटेंस फॉलो करता है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव। यानी मेल को क्या होना चाहिए? XCY। इसका X क्रोमोसोम म्यूटेटेड होना चाहिए। और मेल को अपना X क्रोमोसोम कहाँ से मिलेगा? मदर से मिलेगा। लेकिन मदर नॉर्मल है, यानी मदर को क्या होना चाहिए? मदर को होना चाहिए XCX। तो इन चारों ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। अगर मदर ऐसी है तो मेल चाइल्ड ऐसा हो सकता है? हाँ, पॉसिबल है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर मदर के फादर कलर ब्लाइंड थे तो मदर को ये X क्रोमोसोम हो सकता है कि अपने फादर से मिला होगा। तो व्हेन मदर्स फादर वाज कलर ब्लाइंड, तब ये पॉसिबिलिटी है कि ये मेल चाइल्ड कलर ब्लाइंड हो सकता है। बाकी कोई ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है। पॉसिबल व्हेन फादर्स फादर वाज कलर ब्लाइंड।
अगर फादर के फादर कलर ब्लाइंड थे भी तो फादर में तो उनके फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा, एक्स नहीं आएगा। पॉसिबल व्हेन फादर्स मदर वॉज कलर ब्लाइंड, तो अगर मदर कलर ब्लाइंड थी तो फादर के पास मान लीजिए एक्स ही आ भी गया तो सन के पास तो फादर से वाई क्रोमोसोम आएगा, यानी इसमें केवल फोर्थ ऑप्शन सही है। 106 In a certain taxon of insects, some have 17 chromosomes while others have 18. तो 17 and 18 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिजम्स आर। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हैंकिंग के एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एक उन्होंने देखा था एक्स बॉडी, जिसे आज हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो केवल 50% ऑफ स्पर्म्स में जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मेल के पास क्या होगा? मेल के पास एक क्रोमोसोम एक्स वाला कम होगा। मेल इंसेक्ट जो हैं वो एक्सो होते हैं, तो यहाँ 17 क्रोमोसोम किसका होगा? मेल का, और 18 क्रोमोसोम किसका होगा? फीमेल का। तो फर्स्ट ऑप्शन। फिर 107, ये दोनों स्टेटमेंट बच्चों एनसीईआरटी से लिए गए हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये जो रेशियो मिलता है ये ax प्लस by का होल स्क्वायर, इसके एक्सप्रेशन से हमको मिल सकता है। स्टेटमेंट 2 ये भी एनसीईआरटी का लिया गया है कि जब F2 में मिलने वाले डॉर्फ प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट किया था तो डॉर्फ F2 प्लांट से F3 और F4 में भी हमको डॉर्फ प्लांट मिलते रहे थे। तो ये बोथ ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 108 सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और सही है। वर्क ऑफ सटन एंड बॉवेरी लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर वेरिएशन। नहीं, ये बात एनसीईआरटी में किसके लिए लिखी गई है? यहाँ होना चाहिए था मॉर्गन। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यानी इसका ऑप्शन होगा सेकंड। 109 इनकरेक्ट बताना है पॉलीजेनिक के लिए। तो पॉलीजेनिक में डोमिनेंट फिनोटाइप मोर फ्रीक्वेंट होते हैं, ऐसी कोई बात पढ़ी है क्या हमने? नहीं, ऐसा नहीं होता, यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक है, डोमिनेंट अलील्स का इफेक्ट जुड़ता चला जाता है, तो ये बात सही है, इसको क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। 110 बोथ द कैरेक्टर्स इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर रिकवर्ड एज सच इन F2। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है सेग्रीगेशन के कारण। और यह एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कि जो F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t बना था, इसमें से ये दोनों अलग होते हैं एक दूसरे से, और इसलिए अलग होने के बाद F2 में कैपिटल स्मॉल t मिल पाता है, और इसलिए डॉर्फनेस रीअपियर हो पाती है F2 में। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करता है। दो जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पर हैं तो क्या इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो सकता है? दो जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पर हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए और दो जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पर हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए और कैपिटल बी, और इधर स्मॉल ए स्मॉल बी, ये एक ही क्रोमोसोम है, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हम देख रहे हैं। अगर ये सेम क्रोमोसोम पर हैं तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हो सकता है? हाँ, तब हो सकता है जब ये दूर दूर हो और इनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो। तो क्रॉसिंग ओवर अगर हो जाएगा तो आपको क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, यानी इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए। और अगर ये दोनों बहुत पास पास हैं, टाइटली लिंक्ड हैं, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट नहीं मिल पाएगा। 112 यहाँ पर कहा जा रहा है एक मैन है जिसको कोई बीमारी है, सर्टेन डिजीज है, और उसकी मैरिज होती है एक हेल्दी वुमन से, और ये हेल्दी वुमन कैरियर नहीं है बच्चों, कैरियर नहीं है। इनके 8 बच्चे हैं, 3 daughters and 5 sons. All the daughters suffer from the father's disease, but none of the sons are affected. तो आप कौन सा इनहेरिटेंस, ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कह सकते हो? आप पेडिग्री ड्रॉ कर सकते हो बच्चों। एक देखिए ये फादर है जो अफेक्टेड है, ये मदर है, और इनके कितने बच्चे हैं? 8। आप और क्वेश्चन कह रहा है कि सारी डॉटर्स को, 3 daughters हैं, तीनों डॉटर्स को ये डिजीज़ है, तीनों डॉटर्स को ये डिजीज़ है,
बट जो सन है आगे, मैं सारे सन्स नहीं बना रहा हूँ, 5 सन्स हैं और ये सब हेल्दी हैं, 5 सन्स। तो कौन सा इनहेरिटेंस आपको लग रहा है? एक्स लिंक्ड रेसेसिव कह सकते हो क्या? एक्स लिंक्ड रेसेसिव कहने के लिए अगर ये फीमेल्स अफेक्टेड हैं तो इन फीमेल्स को एक एक्स क्रोमोसोम फादर से एक एक्स मदर से लेना चाहिए था। उस केस में मदर को क्या होना चाहिए था? कैरियर, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि मदर कैरियर नहीं है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव तो नहीं हो सकता। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है क्या? हाँ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है। फादर XMY होगा और फादर से ये एक्स क्रोमोसोम जिसके पास, सारी डॉटर्स के पास चला गया है, क्यों? इसीलिए सारी डॉटर्स अफेक्टेड हैं। और ये जो सन है ये फादर से एक्स क्रोमोसोम लेंगे क्या? नहीं, ये फादर से वाई क्रोमोसोम लेंगे, इसलिए ये सारे सन हेल्दी हैं। और वाई लिंक्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि वाई लिंक्ड में मेल टू मेल ट्रांसमिशन होगा। और ऑटोसोमल रेसेसिव हो सकता है क्या? ऑटोसोमल रेसेसिव होने के लिए मदर को कैरियर होना पड़ेगा और क्वेश्चन कह रहा है कि मदर वुमन कैरियर नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। डिफरेंट म्यूटेशंस रेफरेबल टू द सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम गिव राइज टू मल्टीपल अलील्स। कोई बच्चे ये लोकस है और मान लीजिए कि यहाँ पर पहले कैपिटल ए जीन हुआ करता था, इस लोकस पर कोई म्यूटेशन हो गया तो अब इससे कोई एक नया अलील बन सकता है A1। किसी दूसरे इंडिविजुअल में इस लोकस पर और कोई म्यूटेशन हो गया तो इससे एक और नया अलील बन सकता है A2। ये जो डोमिनेंट, रेसेसिव या मल्टीपल अलील्स बनते हैं ये सब क्या हैं? एक ही जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स कैसे एग्जिस्टेंस में आए हैं? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन एट दैट पर्टिकुलर लोकस इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो इसका आंसर होना चाहिए मल्टीपल अलील्स। 114, अगर मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स यूज किए होते, स्टडी किए होते यूजिंग अ प्लांट विद 10 क्रोमोसोम्स इंस्टेड ऑफ 14। हमने पढ़ा पाइसम में कितने क्रोमोसोम है? 14। अगर ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि अगर वो मान लो कि कम क्रोमोसोम होते, 14 ना होते, कम ही होते, तो क्या हुआ होता? तो उस समय चांसेस ये बढ़ जाते कि कुछ कैरेक्टर्स, ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम क्रोमोसोम पर मिलते। तो सेम क्रोमोसोम पर मोर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। तो हो सकता है कि मेंडल लिंकेज को स्टडी कर पाते, और लिंकेज अगर स्टडी कर पाते तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उनको देखने को ना मिलता। मेंडल ने जो भी कैरेक्टर्स स्टडी किए वो या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट थे या काफ़ी दूरी पर प्रेजेंट थे, इसलिए वहाँ क्रॉसिंग ओवर हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम कर दिए जाएं और कैरेक्टर्स उतने ही रहें तो फिर जाहिर सी बात है कई सारे कैरेक्टर को सेम क्रोमोसोम पर आना पड़ेगा और फिर चांसेस लिंकेज के बढ़ जाएंगे, और फिर हो सकता था कि तब मेंडल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को डिस्कवर ना कर पाते। 115, ऑन सेल्फिंग अ प्लांट विद जीनोटाइप A, B, C of F1 generation, the genotypic ratio in F2 generation will be। ये बच्चों देखिए अभी हमने बात की थी मोनोहाइब्रिड की। ये जीनोटाइप देखने में भले भयानक लगे लेकिन ये मोनोहाइब्रिड है। मोनोहाइब्रिड की डेफिनेशन अभी बताई थी आपको शुरुआत में। तो मोनोहाइब्रिड है तो F1 जनरेशन जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलता था? याद करिए, T, और इसकी जब सेल्फिंग कर देते थे तो F2 जनरेशन मिलती थी। तो F2 में हमें क्या रेशियो मिलता था जीनोटाइप का? 1:1, यानी सेकेंड आंसर। तो हमें बड़ा जीनोटाइप देख के घबराना नहीं है, हमें देखना है कि उसमें हाइब्रिड कितने हैं। एक हाइब्रिड है तो ये मोनोहाइब्रिड का ही केस होगा। 116, which of the following insects does the male progeny not receive any set of chromosome from the male parent? तो ये कहाँ होता है बच्चों? ये हमने पढ़ा है हनी बी में। मेल हनी बी कैसे डेवलप होता है? जो अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग होता है वो सीधा मेल हनी बी में, ड्रोन में डेवलप हो जाता है, तो उसको मेल पेरेंट से कोई क्रोमोसोम नहीं मिलते। और जब
फीमेल एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, तो फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनेगा वो फीमेल हनी बी में कन्वर्ट होता है। तो मेल हनी बी पार्थिनोजेनेसिस से डेवलप हुआ है अनफर्टिलाइज्ड फीमेल एग से, इसलिए उसको मेल पेरेंट से कोई क्रोमोसोम नहीं मिलते। 117 What did Morgan observe in dihybrid cross involving body color, eye color and wing size in Drosophila? ये बच्चों पूरे एक पेज पर हमने ये डाईहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन का पढ़ा है और उसके नीचे स्टेटमेंट दिया है। 3 जीन्स उन्होंने एक्स क्रोमोसोम पर पढ़े थे, Y, W और M, और इन्होंने क्या स्टडी किया, इस क्रॉस से क्या रिजल्ट निकल करके आया कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज हायर। देखिए आप एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखेंगे तो Y और W पास पास हैं, तो इनका लिंकेज हायर है दैन W एंड M, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। 118 फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। क्रोमैटिड्स क्यों सेपरेट अगर नहीं हो पाए तो इससे क्या होगा, इससे एन्यूप्लॉइडी हो सकती है, रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, इसको एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, और इससे सिंड्रोम हो सकते हैं। और सिंड्रोम को पेडिग्री से आप स्टडी कर सकते हो क्या, नहीं, सिंड्रोम्स को, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पेडिग्री से स्टडी नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में ये बात बताई गई है। हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को स्टडी कर सकते हैं पेडिग्री चार्ट से, तो यहाँ सिर्फ ए और बी करेक्ट है। 119 ड्रोसोफिला में रेड आई कलर इज डोमिनेंट टू वाइट आई एंड इज सेक्स लिंक्ड। व्हाट रिजल्ट्स वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन रेड आइड मेल एंड वाइट आइड फीमेल। तो मेल के पास क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई होगा, और फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो कहा जा रहा है कि फीमेल कैसी है, वाइट आइड है, यानी फीमेल के पास स्मॉल w अलील्स हैं, और मेल कैसा है, रेड आइड है, तो मेल कैसा होगा, W+। तो आप इसका क्रॉस करके देख सकते हो। आपको जब क्रॉस करोगे तो मेल 2 तरह के गैमेट बनाएगा, एक W+ और एक Y क्रोमोसोम, और फीमेल सिर्फ एक तरह का क्रोमोसोम, एक गैमेट बनाएगी स्मॉल w वाले। तो आपको फीमेल भी मिलेगी और मेल जब मिलेगा तो मेल आप देखोगे कैसा होगा, W और Y क्रोमोसोम के मिलने से मेल सारे वाइट आइड होंगे, और फीमेल कैसी होगी, जब ये W+ से मिलेगा तो फीमेल बनेगी और सारी फीमेल्स रेड आइड होंगी, यानी इसका आंसर सेकंड होगा। तो ये क्रॉस है, ये क्रॉस आप करके देखेंगे तो आप बहुत आसानी से सेकंड ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। 120 देखिए, ये भी बच्चों ऐसे क्वेश्चंस क्लास में आपको कराए गए हैं जहां पर आपको जीन्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी होती है। तो आपको बताया गया है बच्चों कि ऐसे क्वेश्चंस में जो कम नंबर वाला होता है, कम नंबर वाली जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स को एक्सप्रेस करती हैं। तो हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी जीन्स के बीच की डिस्टेंस के लिए। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट यानी 380, इसमें कम नंबर वाले हैं 120 और 80, ये दोनों कम नंबर वाले हैं, तो आपको इनको ऐड करना पड़ेगा यानी 200 और डिवाइडेड बाई ऑल, इन सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2000, और परसेंटेज निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। 10% है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो जीन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 10 सेंटीमॉर्गन। इसमें कैच यही होता है कि जो कम नंबर वाले होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाई ऑल, इससे फिर आपको जीन डिस्टेंस